नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DT+P का प्रीवियस क्वेश्चन। कल हमने मिडाइवल हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए DT+P के एग्जाम में से देखा था। आज आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? तो टीपू सुल्तान कब बने थे? 1782 में बने थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1771 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, जो कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, और उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है जो टीपू सुल्तान के पिता थे। उसके बाद टीपू सुल्तान 1782 में शासक बनता है और फिर इसकी भी युद्ध होती है अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, अगला क्वेश्चन है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 राइट आंसर हमारा, अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच हुआ था। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो मद्रास संधि के तहत हुई थी। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? तो मैसूर का बाग किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। मैसूर का बाग किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसको देखेंगे तो नवंबर 1750 ईस्वी में टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र एक महान योद्धा थे जिन्हें बाग के मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचार की शुरुआत की, जिसमें उनके द्वारा शुरू किए गए सिक्के, नया सौर कैलेंडर, ठीक है, और एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शामिल थी, जिसने मैसूर रेशम उद्योग के विकास की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसे देख लेते हैं हम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक आज्ञा पत्र द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 सालों तक की छूट दे दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई और कालांतर में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना सैनिक और प्रशासनिक आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में अंग्रेज़ों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था उसमें समाप्त हो गया था फ्रांसीसी चुनौती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। जो अगर आपसे पूछ ले कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वास्को डिगामा भारत किस वर्ष आए थे? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत आए थे। ठीक है, सबसे पहले जब आए थे तो कब, कौन से अगर पूछ ले तट पे आए थे, तो केरल के तट पे आए थे। केरल के तट पर, केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट तट पर पहुंचा था। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो किसके काल में की थी? जहांगीर के काल में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? बी राइट आंसर है हमारा, बी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में उस समय हुई थी। उस समय का जो शासक था अकबर था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, उस समय कौन था? अकबर था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली अपनी फैक्ट्री 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर शासनकाल में स्थापित की थी। तो यहाँ क्या पूछा गया आपसे?
फैक्ट्री पूछा गया ना कि अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी, तो पहली फैक्ट्री जो खोली थी वो जहांगीर के समय में। अगर आपसे पूछ ले ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कब हुई थी, तो अकबर के समय में। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है अकबर के समय में, और पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी खोलती है वो कब खोलती है, जहांगीर के शासनकाल में। और कहाँ पर, सूरत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इसका नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर है हमारा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है और सिराजुद्दौला को छलपूर्वक हरा दिया जाता है। उसके साथ विश्वासघात किया जाता है और उसका जो सेनापति होता है मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था, तो बंगाल की सिराजुद्दौला को हराया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हालांकि इसमें हुआ क्या था ना कि जो सिराजुद्दौला था उसका सेनापति मीर जाफर, वो क्या करता है, जाकर ब्रिटिश सेना की तरफ मिल जाता है युद्ध क्षेत्र में, जिससे सिराजुद्दौला की सेना, अगर सेना पर जगह मिल जाता तो उसकी पूरी सेना भी उधर चली जाएगी। ठीक है, ऐसे सिराजुद्दौला अकेला हो जाता है और कुछ इसके साथी होते हैं, वो युद्ध में लड़ते हैं, लेकिन क्या होगा, उसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, इसमें बताया भी गया जो सिराजुद्दौला के जो वफादार सेना नायक थे वो मीर मदान और मोहन लाल थे। वो युद्ध में लड़ते हैं, लड़ते लड़ते उनकी वो शहीद हो जाते हैं, मतलब मृत्यु हो गई उनकी। बाद में नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा करवा दी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है, तो अभी तो बताया आपको। ठीक है, कौन युद्ध से संबंधित है, प्लासी के युद्ध से संबंधित है मीर जाफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था, तो कौन सा वायसराय ने समाप्त कर दिया था, कर समाप्त कर दिया था, तो लॉर्ड लिटन ने। इसने क्या किया था, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, कर समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। लॉर्ड लिटन के समय में क्या क्या हुआ था, देखो लॉर्ड लिटन ने क्या किया था। पहला तो कार्य था, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था। आर्म्स एक्ट भी लाया था 1878 में। इसी के समय में भयंकर अकाल की उपेक्षा की और दरबार का आयोजन किया गया था, इसमें महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, इसी ने क्या किया था कि कपास पर जो टैक्स था उसे समाप्त कर दिया था, और सिविल सेवा की परीक्षा देने की जो अधिकतम उम्र 21 वर्ष थी घटाकर कितना कर दिया था, 19 वर्ष कर दिया था। तो इसे याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में आया था। आर्म्स एक्ट लिटन के समय में आया था। कपास पर टैक्स समाप्त किया लिटन ने, और सिविल सेवा की परीक्षा के लिए जो आयु 21 वर्ष रखी गई थी उसे घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदने में रुचि रखती थी, जैसे कि भारत में तैयार किया जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला डैश, जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी बहुत मांग थी। तो किसके इसमें मांग थी ज़्यादा करके, तो कपास और रेशम। ठीक है, कपास और रेशम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में
हिस्सा नहीं लिया था। तब तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। टीपू सुल्तान उस समय देखो 1897 से हिस्सा उन्होंने नहीं लिया था, ठीक है, टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था? लाहौरी दरवाज़ा, कश्मीरी दरवाज़ा या तुर्कमान दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर? बी, कश्मीरी दरवाज़ा। देखो कश्मीरी दरवाज़ा जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका इसकी उत्तर की जो दिशा है, मुख्य उत्तर इसका मुख्य उत्तर की दिशा की तरफ होने के कारण इसे कश्मीरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका निर्माण रॉबर्ट स्मिथ द्वारा किया गया 1835 में। अंग्रेज़ों द्वारा 1857 में इसे जला दिया गया था। कश्मीरी दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किस वर्ग ने नहीं लिया था? तो इसमें बी और डी दोनों है, साहूकार और जमींदार इसमें भाग नहीं लिए थे, साहूकार और जमींदार। अगला क्वेश्चन देखो। दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो ये किसमें बदली की सराय, इलाहाबाद, आलमबाग, खास बाजार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर 1857 में भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो बदली की सराय। इस पर क्या हुआ था? दिल्ली के नज़दीक बदली की सराय नामक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। अगला क्वेश्चन है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था? सभी को पता है, शिकागो में, ठीक है। 1893 में वो कहाँ गए थे? शिकागो कहीं कहते हैं, शिकागो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपसे पूछ ले कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित को मिलान करना है आपको। राजा राम मोहन राय किसे संबंधित? ब्रह्म समाज से। तो ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज से। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानडे। तो ब्रह्म समाज से नहीं होगा, ठीक है, प्रार्थना समाज से। तो यही है हमारा। एक का कौन सा हो जाएगा? एक का सी, एक का यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, सी। 2 का बी, ठीक है, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ देख लो, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के 1897 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नील विद्रोह किस कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? तो जो नील विद्रोह शुरू किया गया था वो 1859 में शुरू किया गया था। इसमें क्या हुआ था ना कि अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों की बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। परिणाम स्वरूप 1859 में
बंगाल के किसान द्वारा नील बागान के मालिकों के विरुद्ध और एक विद्रोह किया जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पहले वहाँ के जो बागान के मालिक थे उन्होंने क्या कहा, अन्य फसलों के बजाय कि जो खाद्य फसल है बोला उनको नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। तो ऐसे में 1859 में बंगाल के जो किसान थे उन्होंने नील बागान के मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसे नील विद्रोह के नाम से जाना गया। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्रा ने अपने नाटक नील दर्पण में दीनबंधु ने नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति होने वाले व्यवहार का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? सो राजनीतिक उपदेशक गुरु भी कहा जाता है इन्हें, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पिट्स का भारत अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1784 में। ठीक है, बी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? तो असहयोग का जो आंदोलन बंद हुआ था 1922 में बंद हो गया था। क्यों? चौरी चौरा घटना के कारण 1922 में महात्मा गांधी ने इसे क्या किया था, बंद कर दिया था। अब वो कहानी इसमें पता ही होगा क्योंकि असहयोग आंदोलन हमारा जो चल रहा था तो बीच में गांधी जी का जो माना था वो उनका माना था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, अगर हिंसा होगी तो हम क्या करेंगे, आंदोलन बंद कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि गोरखपुर के पास और गोरखपुर में चौड़ी एक जगह है, ठीक है, चौरी चौरा है, वो जगह है, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे होते हैं। अब पुलिस, जो ब्रिटिश की पुलिस होती है वो आती है यहाँ पर और उस आंदोलनकारी पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। उसमें बहुत सारे घायल होते हैं। तो ऐसे में भीड़ भड़क जाता है और उल्टा पुलिस पर अटैक कर देते हैं वो लोग। तो ऐसे में पुलिस भाग जाती है और थाने में घुस जाती है। तो ऐसे में सभी जाके आंदोलनकारी उस थाने को घेर लेते हैं, उस थाने में आग लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उसमें बहुत सारे जितने भी पुलिस वाले हैं वो मारे जाते हैं। और गांधी जी का मानना था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में गांधी जी को अपना आंदोलन जो था वो वापस लेना पड़ता है। तो यही था हमारा चौरी चौरा कांड। ये कब होता है? 1922 में होता है और गांधी जी को असहयोग आंदोलन में 1922 में लेना पड़ गया। ठीक है, वापस लेना पड़ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी। देखो 85 में हुआ, 86 में, 87 में हुआ। 85 में जब हुआ तो बनर्जी, उसके बाद नौरोजी, उसके बाद तैयबजी। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखोगे, बनर्जी, नौरोजी, तैयबजी। 1885 में कौन थे? बनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद नहीं, सुरेंद्र नाथ WC बनर्जी थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो गया बदरुद्दीन तैयबजी, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। फिर उसके बाद जो बनते हैं हमारे बदरुद्दीन तैयबजी, उसके बाद जॉर्ज आर यूले। तो ऐसे आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन था बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो त्रिपुरी सत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बेलगाम का जो सत्र हुआ था उसमें महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने थे। तो हरिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस बने थे, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस पूछा बोला गया ना, तो इसमें त्रिपुरी अधिवेशन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खुदाई खिदमत गार संगठन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी खुदाई खिदमत गार। ठीक है, सर्वेंट ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार। आंदोलन की शुरुआत किसने की थी?
खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। अगला देखते हैं हम, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो यहाँ पर है हमारा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, एनी बेसेंट नहीं है, सरोजिनी नायडू है ना, सरोजिनी नायडू तो दिया ही है, सॉरी सरोजिनी नायडू है, सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट ने तो होम रूल लीग जो आंदोलन था उसे शुरू किया था, एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने, ठीक है। इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले भारत के पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये अगर आपसे पूछ लें कि ना ये पंचायत क्या था, कि मतलब जो सांप्रदायिक पंचायत है इसको देख लेते हैं हम। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत जारी किया जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीट सुरक्षित रखी गई, जिसके सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ यह एक नए पंचायत में दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? ये तो सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इनकी जो पुस्तक है उनका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ड्रेन थ्योरी का जो सिद्धांत था वो इन्होंने ही दिया है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ष 1930 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चट्टगांव सशस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता कौन थे? तो इसमें है सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? तो खेड़ा जो आंदोलन का प्रारंभ जो किया था वो किसने किया था? किसानों ने किया था, क्योंकि वहाँ पर टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण से खेड़ा आंदोलन शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? तो अभी हमने देखा दादा भाई नौरोजी जी थे, इनका जो चयन हुआ था ब्रिटिश संसद में किया गया था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता
को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वही है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी 1930 में और नागपुर में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं जैसे हम देख रहे हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, कृष्ण समाज स्वामी विवेकानंद, शारदा सदन रामाबाई, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई, कब की गई थी गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च को 1930 को वो दांडी यात्रा शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को पहुँच कर वहाँ और क्या उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? रॉलेट एक्ट का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सामुदायिक अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता, इन तीनों को अगर हम देखते हैं तो पहला हमारा कौन सा है? साइमन कमीशन 1928 में ही आया था। फिर उसके बाद कौन सा होगा? गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर कम्युनल अवार्ड। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। देखो, जो हमारा साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। गोलमेज सम्मेलन 1930 में स्टार्ट, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, सामुदायिक अवार्ड 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढाटे हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा? किसे कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया था और डैश को भारत की राजधानी घोषित किया गया, तो 1911 में ही किया गया था ना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 12/12/1911 को भारत की राजधानी दिल्ली घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा, स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान सेल्युलर जेल के एक प्रसिद्ध निवासी था? तो कौन थे? लोकमान तिलक, दामोदर सावरकर। तो हमारे जो दामोदर सावरकर थे, इन्हें अंडमान निकोबार जो सेल्युलर जेल है वहाँ पर कैद करके रखा गया था। तो कौन है? दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर पूछ ले भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो गवर्नर जनरल बनते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे की शुरुआत की थी? डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी। ये पूरा आपका खत्म होगा। देखो, डलहौजी ने और भी स्टार्ट किया था आपका। अगर आपसे पूछ लेना कि रेलवे लाइन की शुरुआत किसने की थी, तो रेलवे के पिता के रूप में डलहौजी को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है।
तार सेवा, शिक्षा संबंधी सुधार, सैन्य सुधार, व्यक्तिगत का सिद्धांत, ये सब किसका? डलहौजी का है। हड़प नीति किसका है? डलहौजी ने दिया था। तो ये सभी क्वेश्चन हैं, ये पूरे आपके कंप्लीट हो गए। आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।